Hello, my NEET warriors. Today I will discuss the topic Mendelism. Now let's start. Mendelism. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो हैं हमारे ग्रिगोर जॉन मेंडल। तो आज हम इन्हीं के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो बॉर्न हुआ था वो हुआ था आपका 22 जुलाई 1822 में। बॉर्न 22 जुलाई 1822 में। प्लेस क्या था इनका बर्थ का? इनके प्लेस था बर्थ का ऑस्ट्रिया। प्लेस ऑफ बर्थ हेज़न ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू। देन सेकेंड वन, इन्होंने जो है बेटा मोक सिटी के अंदर यानी कि एज अ मोक जो है ऑस्ट्रिया के अंदर क्या किया था बेटा, 10 ईयर्स तक कम से कम वर्क किया था। तो इसीलिए इनको बोला जाता है ही बिकेम मोक एंड अगस्तियन मोनेस्ट्री ब्रून ऑस्ट्रिया। ही बिकेम मोक at Austrian monastery ब्रून सिटी ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब बात आता है कि इसके बाद इन्होंने इतना तो करा ही था, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका फुल नेम ये था, इनका डेट ऑफ बर्थ ये था, साथ में इनका प्लेस ऑफ बर्थ ये था। इन्होंने 10 ईयर्स तक वर्क किया ब्रून सिटी ऑस्ट्रिया के अंदर। देन उसके बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो थे, जैसे कि आपको पता है कि किस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, पी पे परफॉर्म किया था। तो इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे वो था, उनका ईयर जो था वो था 1856 से लेके 1863 तक। तो जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए तो उस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने नाम दिया था प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या नाम दिया था इन्होंने? कंडक्टेड प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और कितने ईयर्स तक इन्होंने वर्क किया था? 7 ईयर्स तक, 1856 से लेकर 1863 तक। ओके, अब बात आती है इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या मटेरियल यूज़ किया था। जो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने मटेरियल यूज़ किया था वो था हमारा बेटा पी, और जो पी प्लांट इन्होंने यूज़ किया था वो थी हमारी गार्डन पी, एडिबल पी, ना कि हमारा जो स्वीट पी होती है उसको इन्होंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि वो लथायरस ऑडोरेटस है, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट्स मटेरियल आर यूज इन एक्सपेरिमेंट, तो आपको गार्डन पी पे टिक करना होगा, गार्डन पी या फिर एडिबल पी या पाइसम सटाइवम इज द बॉटनिकल नेम। अब बात आती है, इन्होंने जब 7 ईयर्स तक अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो इनके जितने भी रिज़ल्ट्स निकल के आए तो उन्होंने अपने रिज़ल्ट्स को जाके किनसे, जो ब्रून सोसाइटी थी उन पर उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी बात को रखा, लेकिन उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन फिर भी उन्होंने 2 बार उनसे मीटिंग की, किनसे? ब्रून सोसाइटी के लोगों से। जब उन्होंने 2 बार मीटिंग की, अपनी उन्होंने रिज़ल्ट को भी दिखाया, तब जाके उनके रिज़ल्ट को पढ़ा गया और तब जाकर उनके 1865 में जाके क्या हुआ, उनके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, किसके अंदर? एक जर्नल के अंदर पर्टिकुलर। मीनिंग कैसे? जैसे 1863 में इनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ,
तो इनके जो रिज़ल्ट निकल के आए वो गए किसके पास, ब्रून सोसाइटी वाले लोगों के पास, जो कि जर्नल वगैरह को पब्लिश करते थे, ठीक है। उनके पास गए तो उन्होंने फर्स्ट मीटिंग में इनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। फिर ये अगेन सेकंड मीटिंग में गए उनके पास, तब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो इनको कम से कम 2 साल लग गए इस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ पे पेपर लिखते हैं तो कम से कम 1 साल तो जाता ही जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को हम राइट डाउन कर सकते हैं, हिज एक्सपेरिमेंट या his results were read in 2 meetings at Natural History Society of Brunn 1865 में, ठीक है। ये हुआ। अब बात आती है, इन्होंने जो पेपर लिखा था अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर, उसका नाम क्या था? तो उस पेपर का नाम था, पेपर टाइटल एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और ये किसके अंदर पब्लिश किया था? इन पब्लिश एट प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री के अंदर ये पब्लिश किया गया था। प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री, एटीन 1866, ओके। इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1884 में, डाइड इन 1884 में। किस डिजीज़ की वजह से हुई थी? क्रॉनिक नेफ्रोटिस की वजह से। इट इज़ अ किडनी डिसऑर्डर, क्रोनिक। बेटा ये थोड़ा थियोरटिकल पार्ट है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये, क्योंकि इनमें से थियोरटिकल पार्ट में से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी डेथ जो 1884 में हुई बेटा, इन्होंने अपना ये पेपर पब्लिश कराया, सारे रिजल्ट बताए, लेकिन इनको विदाउट गेटिंग रिकॉग्निशन ऑफ हिज हर, उसके बावजूद भी इनको कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया। लेकिन इनके मरने के 16 साल बाद इनके लॉ की, इनके सारे मेंडल वर्क की क्या हुई बेटा? रीडिस्कवरी हुई। और वो रीडिस्कवरी 3 साइंटिस्ट ने की थी, और उन तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली इनके वर्क को क्या किया बेटा? दोबारा डिस्कवर किया, दोबारा इनको सिंथेसाइज किया। तो वो 3 साइंटिस्ट कौन थे? और यदि आपसे पूछा भी जाए तो आप याद रखना इस चीज़ को कि क्या बोला? विदाउट getting recognition for his work, ठीक है। इन तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली किसने वर्क किया? यहाँ पे लिख देते हैं उसको, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। वो कौन 3 साइंटिस्ट थे? और मैंने अभी क्या बोला कि उनके 16 साल बाद, मरने के 16 साल बाद, तो मीनिंग क्या हुआ? 1900 में। तो पहले साइंटिस्ट का नाम क्या था? कार्ल कोरेन, जर्मनी के थे ये, और इन्होंने मेज पर एक्सपेरिमेंट किया था। सेकेंड वन जो थे ह्यूगो डी व्रिज, ठीक है। इन्होंने इवनिंग प्राइम रोज पे एक्सपेरिमेंट किया था, और ये हॉलैंड के थे। हॉलैंड इवनिंग प्राइम रोज। जबकि थर्ड वन साइंटिस्ट कौन थे हमारे? आरिक वॉक, शेरमार्क, शेनेक। ये ऑस्ट्रिया के थे,
ऑस्ट्रिया। तो इनको क्या जाता है बेटा, क्रेडिट ऑफ रीडिस्कवरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। ये लिखा हुआ है तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर लिख सकते हैं कि 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली वर्क, 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली वर्क किया था इन तीनों साइंटिस्ट ने। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आपको याद रखना है। अब बात आती है यहाँ पे कि ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट ने दोबारा रीडिस्कवरी की थी किसके, मेंडल के लॉ की। तो उनमें से एक साइंटिस्ट थे हमारे ह्यूगो डी व्रिज, जिन्होंने कि इनके जो पेपर था ना, जैसे कि लिखा है पेपर टाइटल, इस पेपर को दोबारा पब्लिश कराया 1901 में फ्लोरा मैगजीन के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो हम लिख सकते हैं रीपब्लिश्ड हिज पेपर in 1901 in फ्लोरा। ठीक है, किन्होंने, ह्यूगो डी व्रिज ने। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये तो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात आती है कि जो मेंडल का वर्क था उसके ऐसे क्या रीज़न थे जिसकी वजह से उनका जो वर्क जो रहा वो नॉन रिकग्नाइज रहा। तो उनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे जिसकी वजह से उनके वर्क को क्या नहीं किया गया बेटा, सामने दूसरे लोगों के सामने नहीं रखा गया। कुछ ना कुछ तो लैक फैक्टर रहा होगा। जैसे कि सपोज़ करो उन्होंने काफ़ी सारी बताई थी, उनके रीजंस भी थे कि जो जर्नल थे उनके सर्कुलेशन का लिमिटेड था, मीनिंग लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ जर्नल। साथ में उस टाइम पे कम्युनिकेशन जो था वो इतना इजी नहीं था, इसलिए उनका जो वर्क था वो अच्छे से पब्लिसाइड भी नहीं हो पाया। साथ में और क्या था, क्या रीज़न हो सकते थे, साथ में एक रीज़न ये भी था कि उन्होंने जो था अपने सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ किया था। ठीक है, क्योंकि वो तो एक बायोलॉजिकल फिनोमिना था और वो साइंटिस्ट कैसे थे, बायोलॉजिस्ट थे। तो एक रीज़न ये भी था। साथ में उन्होंने पी के अलावा 2 अलग प्लांट पे भी स्टडी कर रहे थे, एक का नाम था हॉकवीट और एक था लबलब। उन दोनों प्लांट्स पे वो सेम रिजल्ट फाइंड आउट करने में क्या रहे थे बेटा, फेल हो गए थे। तो एक ये था। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं रीजंस फॉर नॉन रिकग्निशन, रीजन फॉर नॉन कॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। तो फर्स्ट रीज़न क्या बताया, फर्स्ट रीज़न था उनका लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ जर्नल, लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ जर्नल। सेकेंड वन क्या था, कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी, कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी, सो हिज वर्क was not publicized। ओके, थर्ड पॉइंट क्या था, यूज ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल phenomenon was new to the biologists, ठीक है, एक ये था। साथ में एक और क्या बताया, he failed in 2 other plants, वो 2 प्लांट्स कौन कौन से थे, हॉकवीट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हेराशियम बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एंड एक लबलब जो कि राजमा की तरह दिखता है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 अदर प्लांट कौन कौन से थे। ठीक है, साथ में इन्होंने इसके अलावा क्या हुआ, इन्होंने बताया जो पेयर होते हैं, मीनिंग क्या, जैसे कि आपको पता है यूनिट ऑफ फैक्टर्स कहा था इन्होंने जीन को, तो वो आपस में क्या है, ब्लेंड
नहीं करते हैं। तो ये क्या था, ये एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि इससे पहले जो थ्योरीज आई थी प्री मेंडेलियम में, मैंने वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने क्या बताया था प्री मेंडेलियम के अंदर, कि ब्लैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस थ्योरीज दी गई थी। तो इन्होंने ब्लैंडिंग वाले कंसेप्ट को ही हटा डाला। तो यहाँ पे हम उस पॉइंट को भी राइट डाउन करते हैं। ही सजेस्टेड दैट the pair of factors do not blend, ठीक है, which was unacceptable his contemporaries ठीक है। साथ में एक और पॉइंट आता है कि उस टाइम पे जब इनका डेटा पब्लिश हुआ था, तो उस टाइम पे वहाँ पे सारे के सारे लोग, जितने भी लोग थे, वो डार्विन की बुक को पढ़ने में लगे हुए थे। तो एक ये भी था, द होल वर्ल्ड was busy in studying Darwinism। एक पॉइंट ये था। साथ में एक और पॉइंट था, इन्होंने जितने भी फिज़िकल चीज़ों के बारे में बताया, साथ में जो फैक्टर्स की कॉन्सेप्ट दी थी, उसके पास इनका कोई प्रूफ नहीं था, कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं दिया। इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि सपोज़ करो कि फैक्टर्स इन्होंने बताया कि यहाँ पे फैक्टर जो भी चीज़ें अपने आप को एक्सप्रेस करती है फैक्टर्स के फॉर्म में करती है, जैसे कि लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स का इन्होंने एक लॉ दिया था। तो इन्होंने क्या किया था कि बताया था कि कैरेक्टर जो होते हैं अपने आप को पेयर्ड में एक्सप्रेस करते हैं। तो पर्टिकुलर इनका कोई भी एक ऐसा फिजिकल प्रूफ नहीं था रिगार्डिंग टू फैक्टर्स जिससे कि वो चीज़ एक्सेप्टेबल हो। तो इस पॉइंट को भी हम राइट डाउन कर सकते हैं। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ हिज फैक्टर्स, क्योंकि उस टाइम पे तो डिस्कवरी हुई नहीं थी, ना माइक्रोस्कोप की, ना न्यूक्लियस की, तो वो कैसे फिजिकल प्रूफ दे पाते किसी भी चीज़ का। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, रीज़न फॉर नॉन रिकग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि क्या रीज़न थे जिसकी वजह से मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस माना गया, यानी कि एक तरीके से रीज़न फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल, क्या रीज़न रहे मेंडल की सक्सेस के। रीज़न फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है किसके अंदर, सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। तो साथ में इनका ये था कि इन्होंने बेटा जो भी एक्सपेरिमेंट करा था उस टाइम पे इन्होंने एक या दो कैरेक्टर से क्या है एक ही टाइम पे लिए थे। इनका जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो था वो गार्डन पी था। साथ में इन्होंने क्या किया था बेटा, इसमें अपने स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिकल टूल्स को भी यूज़ किया था। इनका जो डेटा था वो एकदम एक्यूरेट था, क्योंकि इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसका डेटा साथ के साथ वो क्या करते जाते थे, लिखते जाते थे। साथ में इन्होंने जो पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उस पर जो डेटा लिया था वो लार्ज सैम्पलिंग डेटा था, ठीक है। एक तो मेन रीज़न क्रेडिबिलिटी का ये भी जाता है क्योंकि उसमें बिल्कुल भी एरर देखने को नहीं मिला था। ओके, तो ये पॉइंट्स को हम राइट डाउन कर सकते हैं। He considered only one or two characters at a time. ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड वन, his choice of experimental model, वो था उनका पाइसम सिटाइवम या गार्डन पी। ठीक है।
Third one, he used statistics and mathematical logic to analyze his results. Next point, he kept accurate record of his data. He kept accurate record of his data. साथ में नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, लार्ज सैम्पलिंग साइज, मोर जो क्रेडिबिलिटी जाता है, लार्ज सैम्पलिंग साइज gave credibility to his research chances of error are less in large sample. And last one, he tried to formulate the theoretical explanation from his result and then restricted this theory. From his result and then एक तो ये था इनका मेन पॉइंट का, इनका जितना भी फॉर्मूलेट इन्होंने अपने रिज़ल्ट को निकाला था, इन्होंने जितने भी अपने रिज़ल्ट को फाइंड आउट किया था उनका सबका इन्होंने क्या करने की कोशिश की थी, इन्होंने थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने की और अपने डेटा के अंदर मेंशन किया हुआ था सारी चीज़ों को। इस वजह से जो 3 साइंटिस्ट आए थे बाद में, उन्होंने उस डेटा को यूज़ करते हुए साथ में उनकी जितने भी फॉर्मूलेशन थी थियोरेटिकल एस्पेक्ट को लेते हुए उसको दोबारा रीटेस्ट किया गया। तो एक मेन रीज़न ये भी था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंड देन रीटेस्टेड दिस थ्योरी। तो ये सारे इनके कॉन्सेप्ट थे जिनको लेकर के इन्होंने क्या किया था, दोबारा सारे रिसर्चर्स ने रीटेस्ट किया था। तो 1 और 2 कैरेक्टर्स आ गया, एक्सपेरिमेंटल मॉडल आ गया, स्टैटिक्स और मैथमेटिकल लॉजिक आ गया, एक्यूरेट रिकॉर्ड आ गया, सैम्पलिंग साइज आ गया, साथ में थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन आ गया। अब आपका लास्ट इसमें बचा रीज़न फॉर सिलेक्शन ऑफ पाइसम सटाइवम। इन्होंने पाइसम सटाइवम प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, क्या रीज़न थे? तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं उसको, रीज़न फॉर सिलेक्शन of Pisum sativum. ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न क्या था इनके? फर्स्ट रीज़न ये था कि इन्होंने ये जो प्लांट चूज़ किया था वो इजीली ऑब्जर्वेबल था, डिटेक्टेबल था, साथ में इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स भी मौजूद थे। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं हैज़ ऑब्जरेबल, डिटेक्टेबल, साथ में और कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। साथ में ये जो प्लांट था पी प्लांट, वो एनुअल प्लांट था, इसका लाइफ स्पैन जो था वो शॉर्ट था। एनुअल प्लांट, शॉर्ट लाइफ स्पैन, इजीली अवेलेबल था। ठीक है, 3 to 4 months लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पे, 3 to 4 months। सो द नंबर ऑफ स्प्रिंग क्या थी बेटा, एक टाइम पर ही, मतलब यानी कि 3 to 4 months के अंदर ही हमें बहुत सारी देखने को मिल जाती थी। तो इस पॉइंट को भी राइट डाउन कर सकते हैं। सो द नंबर ऑफ स्प्रिंग could be produced in a given time,
इन अ गिवन टाइम। साथ में इसमें जो रेट ऑफ सीड जर्मिनेशन था वो भी बहुत हाई था, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। रेट ऑफ सीड जर्मिनेशन इज़ वेरी हाई। कैसा होता है इसमें? हाई, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ईजी टू कल्टिवेट है बिकॉज दे आर हर्बेशियस प्लांट, ईजी टू कल्टिवेट। बाइसेक्सुअल प्लांट था। बाइसेक्सुअल है तो आपको पता है इसमें क्या परफॉर्म होगा? सेल्फ पॉलिनेशन या फिर बर्ड पॉलिनेशन भी हो सकता है, बर्ड पॉलिनेशन। ओके, ये नेचुरली आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें हम आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं, इजीली क्रॉस पॉलिनेटेड आर्टिफिशियली, ठीक है। तो आज के हमने इस वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मेंडल पढ़ा, साथ में उसके क्या पढ़ा? रीजंस पढ़े, जितने भी रीजन से सक्सेस के, सिलेक्शन के एंड देन नॉन रिकग्निशन ऑफ द वर्क के, वो सारा का सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था मेंडलिज्म थ्योरी से रिलेटेड, वो आज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको टेक्निक्स यूज बाय मेंडल जो भी यूज़ की गई थी, साथ में उनके जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, क्या क्या यूज़ किए थे, उस लेक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।